हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे किसी सज्जन के निजी जीवन में ताक झांक करने से नफरत है। जन ने झूठ बोला, लेकिन वो इतनी ईमानदार लग रही थी कि वो रेगिस्तान में रेत भी बेच लेती। फिर भी हमें संदेह है कि सर रोसेन की मृत्यु निषिद्ध जादू फॉरबिडन मैजिक के अभ्यास से संबंधित हो सकती है। मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या हाल ही में उनके जीवन में कुछ बदला है। शायद कोई नया परिचित, कोई नया शौक, कुछ भी। निषिद्ध कलाओं के उल्लेख पर बैरोनेस इजरा की झाइयां भी पीली पड़ गईं। गेलन महाद्वीप के सभी देशों में निषिद्ध जादू गैर कानूनी था। ये शब्द आमतौर पर उन सभी प्रकार के मंत्रों, स्पेल्स या आर्टिफैक्ट्स को संदर्भित करता था जो अपने लक्ष्यों के जीवन को बदलने में सक्षम थे और केवल उनके कास्ट करने वाले कास्टर को लाभ पहुंचाते थे। इसके उदाहरण स्लेव कॉलर्स या ग्रेटर अनडेड बनाना थे, क्योंकि दोनों एक जीवित प्राणी की स्वतंत्र इच्छा को छीन लेते थे। इसे एक मेज द्वारा किया जा सकने वाला सबसे अमानवीय कार्य माना जाता था। निषिद्ध जादू के उच्चतम रूपों के लिए मंत्रों या जादुई वस्तुओं को सशक्त बनाने के लिए दूसरों के जीवन का उपयोग करना आवश्यक था। ऐसा जादू चमत्कार पैदा कर सकता था, लेकिन केवल कई लोगों की जान की कीमत पर, और इसमें बहुत बड़े जोखिम थे। निषिद्ध जादू एक अप्राकृतिक प्रतिक्रिया थी जिसने संतुलन बिगाड़ने के लिए जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स और माना की विशाल मात्रा का त्याग करके जादू के नियमों को पलटने की अनुमति दी थी। यह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत अस्थिर भी था। एक छोटी सी गलती चमत्कार को दुस्वप्न में बदल सकती थी, जैसा कि ब्लैक स्टार के निर्माण के दौरान हुआ था। किसी भी प्रकार के जादू की तरह एक एकल मंत्र को पूर्ण करने के लिए कई प्रयासों की आवश्यकता होती थी, और उनमें से प्रत्येक प्राकृतिक आपदा के बराबर परिणाम ला सकता था। मैं निषिद्ध जादू के बारे में कुछ नहीं जानती, और मुझे यकीन है कि रोसेन भी नहीं जानते थे। वो एक आदर्श व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी घृणित चीज करने में सक्षम किसी व्यक्ति का साथ नहीं दिया होगा। बैरोनेस ने अपना पंखा इतनी जोर से दबाया कि उसके कुछ पंख गिर गए। दिलचस्प। जब आप कहती हैं कि वह एक आदर्श व्यक्ति नहीं थे, तो आपका क्या मतलब है? जन का स्वर मिलनसार बना रहा, भले ही उसने गवाह को अपनी जबान फिसलने के एहसास में तनावग्रस्त होते हुए देखा। ठीक है, हमारे दोस्तों के अधिकांश सामान्य दायरे की तरह रोसेन का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया जिससे वे आसानी से ऊब जाते थे। वे सबसे अलग तरीकों से मजा ढूंढते थे, कभी कभी अवैध तरीके भी। जैसे क्या? ज्यादा कुछ नहीं। वेश्यालय, गुप्त लड़ाई, जुआ क्लब। वो सिर्फ एक बैरोनेट थे। उनके पास अपनी वार्षिकी एन्युइटीज के स्रोतों को खतरे में डाले बिना खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। शब्दों का दिलचस्प चुनाव। तो अगर उनके पास और पैसा होता तो वे क्या कर सकते थे? जन ने आगे दबाव डाला, क्योंकि उसका शिकार उसके जाल में उतना ही उलझता गया जितना उसने संघर्ष किया। मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। इजरा खड़ी हो गई। जन के आरोप के कारण उसकी अभिव्यक्ति क्रोधित थी, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई थी। अब मैं अकेला रहना चाहूंगी। मैं अभी भी शोक मना रही हूं। जैसा आप चाहें, बैरोनेस। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अभी अपने सवालों के जवाब दे देती, अन्यथा अगली बार मैं इतनी कोमल नहीं होंगी। जन ने एक सक्रिय रेनेगेड की तरह नाटक को छोड़ दिया और अपनी धमकी पर जोर देने के लिए अपने शब्दों में मारने के इरादे, किलिंग इंटेंट, का एक अंश जोड़ दिया। बैरोनेस ने एक सेकंड के लिए कांस्टेबल की घूरती नजर का सामना किया, फिर उसकी आंखें ऊपर की ओर घूमी और वह धप से जमीन पर गिर गई। धिक्कार है। मुझे नफरत है जब वे बेहोश हो जाते हैं। मैं सबूत के बिना उससे अधिक आक्रामक तरीके से पूछताछ नहीं कर सकती। उसे जबरन जगाना कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र सकारात्मक बात यह है कि अब मेरे पास उसकी जांच का एक अच्छा चिकित्सा कारण है। दित्स्टा, थिल और मनोहर ने बारी बारी से बेहोश कुलीन महिला पर अपने डायग्नोस्टिक स्पेल्स का उपयोग किया। मुझे लगता है कि उसने और रोसेन ने अपने सामाजिक दायरे से अधिक साझा किया था। दित्स्टा ने काम पूरा होने के बाद कहा, मुझे उसके शरीर में नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग के निशान मिले हैं, जो प्रकृति में सामान्य और जादुई दोनों हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वो धूल झाड़ने के बजाय उसे सूंघती हो। थिल ने सहमति में सिर हिलाया। जब उसने बैरोनेस पर इन्विगरेशन का उपयोग किया था, तो उसने उसके वायुमार्ग के अप्राकृतिक रूप से पतला होने पर ध्यान दिया था, जिसने उसके गुर्दे और लीवर को भारी नुकसान के साथ मिलकर उसे लंबे समय तक गलत तरीकों से मजा खोजने का इतिहास बताया था। बस इतना ही? मनोहर ने उपहास किया। मैं आपको बता सकता हूं कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 5 साल बचे हैं, शायद 15, अगर वह आज से दुरुपयोग करना बंद कर देती है और अपने दिनों के अंत तक खुद को साफ रखती है। आप ये कैसे जानते हैं? थिल ने दूसरी जांच की, लेकिन उसे आसन मृत्यु का कोई संकेत नहीं मिला।
यहां तक कि डेथ विजन ने भी उसे दिखाया कि बैरोनेस को ऑर्गन फेलियर या ओवरडोज के बजाय हिंसक मौत का अनुभव होने की अधिक संभावना थी। उसकी जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स का विवरण, डिस्कलरेशन, इससे इतना व्यापक नुकसान हुआ है कि यह स्थायी रूप से बदल गया है। भले ही हम उसके शरीर को साफ करें और उसके अंगों को पुनर्जीवित करें, वो ठीक नहीं हो सकती है। थिल ने स्कैनर का उपयोग किया, लेकिन मनोहर द्वारा बताए गए विवरण का कोई निशान नहीं मिला। जीवन शक्ति की धुन पर ध्यान केंद्रित करने के बाद ही उसने देखा कि इसकी तीव्रता सामान्य से थोड़ी कम थी। मुझे लगता है कि उसे अकारण ही हीलिंग का देवता नहीं कहा जाता है, उसने सोचा जब वे बैरोनेस के घर से निकलकर अगले गवाहों के पास गए। अधिकांश पुरुष दिट्स्टा को प्रभावित करने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्हें दिवंगत बैरोनेट की बुराइयों की पुष्टि करने में कोई संकोच नहीं हुआ। कभी कभी वे स्थानीय अंडरवर्ल्ड के अपने ज्ञान का बखान करने की कोशिश करते हुए खुद को ही फंसा लेते थे। जन ने सब कुछ नोट कर लिया, लेकिन उन्हें जाने दिया। उन्हें आजाद घूमने देना उसके लिए अधिक उपयोगी था। जैसे ही उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया है, वे घबरा जाएंगे। मैं उन पर और उनके संचार ताबीज पर नजर रखूंगी। थोड़े भाग्य के साथ वे हमें उस व्यक्ति तक ले जाएंगे जो उन्हें मजे की उनकी दैनिक खुराक प्रदान करता है। उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि उसका संचार ताबीज बज उठा। एक व्यापारी वर्तमान में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी की दुकान पर हमला कर रही है। वो बमुश्किल जादुई शक्ति, मैजिक पावर का स्तर रखने के लिए जानी जाती है, फिर भी वह एक अकादमी मेज के योग्य क्षमताएं प्रदर्शित कर रही है। मुझे लगता है, डोरियन की बात जन की गुस्से वाली आवाज से कट गई। इसे छोड़ो, बस मुझे बताओ कहां। उसके ताबीज से ओत्रे का एक होलोग्राफिक मानचित्र प्रकट हुआ, जिसमें थिल के समूह और हमलावर के स्थानों को एक एक लाल बिंदु द्वारा चिन्हित किया गया था। वे अपनी मंजिल की ओर उड़े, जहां उन्होंने एक पूरी इमारत को आग की लपटों में घिरा पाया और एक लंबे कद की मध्यम आयु वर्ग की महिला को देखा, जिसके बाल चेस्टनट रंग के थे और जो आग बुझाने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति पर एक के बाद एक मंत्र छोड़ रही थी। वहां घटनास्थल पर कई मेजेस थे, लेकिन उन्होंने जन के आदेशों का पालन किया और कभी पलटवार नहीं किया। उन्होंने केवल आने वाले मंत्रों को रोका और निवासियों को इमारत से बाहर निकालने में मदद की। अब यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे आप ठुकरा नहीं सकते, महिला ने पागल हंसी के साथ कहा। एक फायरबॉल मुफ्त और दूसरा भी। विस्फोटों के कारण लकड़ी के टुकड़े और मलबा हर तरफ उड़ने लगा। क्रोधित व्यापारी अपने स्वयं के जादू से घायल नहीं हो सकती थी, लेकिन टुकड़ों ने उसके पैरों, चेहरे और धड़ को छेद दिया था। फिर भी उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। धिक्कार है, उन घावों के साथ वो कुछ ही मिनटों में मर जाएगी और हम उसे ठीक भी नहीं कर सकते, जन ने कोसा। खोखने के लिए समय नहीं है। थिल, उसका ध्यान भटकाओ। मुझे उसे लकवाग्रस्त, पैरालाइज करने के लिए करीब जाना होगा। मेरा क्या? मनोहर ने शिकायत की जब जन ने हड़बड़ी खोली। मैं भी रानी की सेना का हिस्सा था, पता है? मुझे सारा मजा क्यों छोड़ना पड़ रहा है? जन ने उसे नजरअंदाज किया और पागल व्यापारी के चारों ओर चक्कर लगाया। भगवान का शुक्र है कि मेज बनने की चाह रखने वाले केवल एक ही तत्व, एलिमेंट का उपयोग करना जानते हैं। उसने मन ही मन तिरस्कार किया जब थिल ने आग बुझाने के लिए अग्नि जादू, फायर मैजिक का उपयोग किया। जब उसने उसे जोर से मंत्रोच्चार करते सुना तो महिला गुस्से में मुड़ी। दुर्भाग्य से ऐसा करते समय उसने अपनी आंख से एक एक बिजली का बोल्ट, लाइटनिंग बोल्ट छोड़ा। या शायद नहीं, जन ने सोचा। पागल व्यापारी द्वारा बुलाए गए बिजली के बोल्ट टीयर 1 के मंत्र थे, लेकिन उनकी शक्ति टीयर 3 के बराबर थी। थिल उस पर हमला करने वाली से इतनी दूर था कि उसे हमले से बचने में कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि जन इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसकी रॉयल कांस्टेबल की वर्दी गंभीर रूप से घायल होने से पहले बहुत नुकसान सह सकती थी, फिर भी वो चोटिल होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके आदेशों के कारण ही किसी ने महिला को इमारत को तबाह करने से नहीं रोका था। यदि लक्ष्य उसे पकड़ने से पहले मर गया तो ये सब व्यर्थ हो जाता। स्थिति को और बदतर बनाने के लिए जन ने यह नहीं देखा था कि वह महिला उनके आने के बाद से बिना रुके मंत्रों का उपयोग कर रही थी। अगर उसने मुझे एक बार भी पकड़ लिया तो वह तब तक हमला करती रहेगी जब तक मैं मर नहीं जाती, जन ने सोचा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जिसके साथ उसने अपनी उंगलियों के बीच वे 3 सुइयां पकड़ी हुई थी जिनका उपयोग उसने अपने लक्ष्य को लकवाग्रस्त करने के लिए करने की योजना बनाई थी। उन्होंने आने वाले मंत्र पर प्रतिक्रिया करते हुए बिजली की छड़ों, लाइटनिंग रॉड्स का रूप ले लिया जो ऊर्जा को मोड़कर फंसा लेती थी और उसे हानिरहित बना देती थी। जन ने अपने दुश्मन को अक्षम करने के लिए करीब जाने के लिए आश्चर्यजनक प्रभाव का फायदा उठाया, लेकिन व्यापारी ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दी कि उसकी हर हरकतें लगभग धुंधली थी। वो जन की सुइयों से बच गई और साथ ही उसे लात भी मारी। वो महिला कोई फाइटर नहीं थी। उसका हमला अनाड़ी और साफ दिखने वाला था, जिससे जन को प्रभाव को काफी कम करने के लिए पीछे हटने का मौका मिल गया। फिर भी लात इतनी तेज थी कि उससे बचना मुश्किल था और इतनी हिंसक थी कि उसने उसके फेफड़ों से हवा निकाल दी।
थिल भी मुसीबत में था, लेकिन बिल्कुल अलग तरह की। आग बुझाने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसके पास पागल व्यापारी को रोकने के अनगिनत तरीके थे, लेकिन उन सभी के लिए उसे जादू का उपयोग करने की आवश्यकता थी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उसे मारे बिना करीब जा सकता हूं या नहीं, उसने सोचा। लाइफ विजन मुझे दिखाता है कि वह पिछले साइको की तुलना में भी अधिक विश्व ऊर्जा, वर्ल्ड एनर्जी सोख रही है। वो उस मैना पर भोजन करने में सक्षम हो सकती है जो मैं स्वाभाविक रूप से एक जागृत अवेकन के रूप में उत्सर्जित करता हूं, और इसके कारण मैना विषाक्तता, माना पॉइजनिंग से मर सकती है। कोई विचार? हिंसा कोई विकल्प नहीं है, सोलस ने इशारा किया। अगर उसके शरीर को छेदने वाले 10 सेंटीमीटर लंबे धधकते टुकड़े उसे कोई असुविधा नहीं पहुंचाते हैं, तो मुझे संदेह है कि फ्रैक्चर भी उसे रोक पाएंगे। मैं आपके मैना प्रवाह, माना फ्लो को रोक सकती हूं, लेकिन इसका मतलब होगा कि कोई स्पिरिट या फ्यूजन जादू, फ्यूजन मैजिक नहीं। आपके पास संपत्ति के रूप में केवल आपका उन्नत शरीर बचेगा। थिल ने मन ही मन सिर हिलाया और लड़ाई में शामिल हो गया। जन उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्हें वह वास्तव में पसंद करता था, शायद बहुत ज्यादा। वे इतने समान थे कि यह उसे लगभग डरा देता था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसे डर था कि वह उसकी तरह अपने परिवार के साथ खत्म न हो जाए। फिर भी वो उसे खोना नहीं चाहता था, नहीं वो चाहता था कि उसके रिश्तेदार उस अनुभव से गुजरें जो उसने काल के साथ झेला था। वे सभी उसके दोस्त थे, यहां तक कि ओरियन भी। व्यापारी ने थिल को करीब आते देखा और तदनुसार प्रतिक्रिया दी, या कम से कम उसने कोशिश की। कद, प्रशिक्षण और काठी में अंतर बहुत अधिक था। फ्यूजन जादू के बिना भी थिल की नजरों में वो धीमी गति, स्लो मोशन में चल रही थी। उसके दाहिने मुक्के ने एक कंकशन पैदा करने के लिए उसकी ठुड्डी की नोक पर सटीक प्रहार किया जिससे वो बेहोश हो जाए। चोट ने जबड़े को एक झटके के साथ अपनी जगह से हटा दिया, लेकिन महिला खड़ी रही। थिल ने अपने बाएं हाथ से उसके लीवर पर प्रहार किया जो उसके आकार से तिगुने व्यक्ति को भी अक्षम कर देता। जबड़ा एक और झटके के साथ खुद ही ठीक हो गया क्योंकि महिला ने अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ा जिससे उसके शरीर में फंसे टुकड़े घातक प्रोजेक्टाइल्स में बदल गए। खुले घावों से खून की एक बूंद भी नहीं निकली जो तुरंत भर गए। लाइट जादू, लाइट मैजिक भी? ये किसी रिपोर्ट में नहीं था। जन अपने नंगे हाथों से कामचलाऊ गोलियों को रोकते हुए गुर्राए। वे किसी भी मंत्रमुग्ध कवच, एन्चांटेड आर्मर के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन एक भी आवारा गोली एक नागरिक को मारने के लिए काफी थी। बल्कि यह एक पूर्ण तात्विक सम्मिलन, फुल एलिमेंटल फ्यूजन की तरह है, सोलस ने समझाया। दर्द का कोई एहसास नहीं, तेज उपचार, विश्व ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति। मुझे नहीं लगता कि हम उसे जीवित पकड़ सकते हैं। तुम सही कह रही हो, हम नहीं कर सकते, कम से कम अपने आप तो नहीं। थिल ने अपनी बदकिस्मती को कोसा और हमलों की बौछार कर दी। उसने उनकी गति को इतना धीमा रखा कि व्यापारी उन्हें देख सके, लेकिन इतना तेज कि उनसे बचा न जा सके। एक बार जब उसका ध्यान रक्षा पर केंद्रित हो गया तो जन एक भूत की तरह खामोशी से करीब आ गई। उसने व्यापारी की गर्दन के निचले हिस्से में 2 सुइयां चुभाईं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी कट गई और वह एक कठपुतली की तरह बेजान होकर गिर गई जिसकी डोरियां काट दी गई हों। मैं महसूस कर सकती हूं कि उसका शरीर इतनी तेजी से पुनर्जीवित हो रहा है कि वह मेरी सुइयों को बाहर निकाल रहा है। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती वरना हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। आपको जो कुछ भी करना है अभी करें, जन ने कहा। सोलस ने थिल के मैना प्रवाह को मुक्त कर दिया जिससे वह एक छोटा मंत्र पढ़ने का नाटक करने के बाद इन्विगोरेशन का उपयोग कर सका। जैसा कि उसने एक और निर्मित मेज के साथ अपनी पिछली मुठभेड़ के दौरान डर महसूस किया था, जो कुछ भी महिला को जबरदस्ती विश्व ऊर्जा खिला रहा था, उसने उसकी मैना को भी चूसने का प्रयास किया। इस बार थिल तैयार था और सच्चा जादू, ट्रू मैजिक, पूरी तरह से इच्छाशक्ति के बारे में था। महिला के मैना कोर में स्थित भांवर, वॉटेक्स और थिल ने उसकी मैना के लिए रस्साक्षी की। उसे अपनी ऊर्जा को उसके कोर तक पहुंचने से रोकते हुए व्यापारी के शरीर को विसंगतियों के लिए स्कैन करना था। अभ्यास के अपने इन सभी वर्षों और उसके नीले कोर द्वारा प्रदान की गई नई शक्तियों के साथ भी ये थिल द्वारा किए गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था। इन्विगोरेशन से मैना को एक स्थान पर इतनी देर तक रखना कि वह कुछ पता लगा सके, उसके अत्यधिक ध्यान की मांग कर रहा था। जब भी मैना का एक छोटा सा अंश भी उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता तो उसे वापस पाने और सब कुछ शुरू से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ता। सेकंड मिनटों में बदल गए क्योंकि थिल के मन और शरीर पर लगातार तनाव ने उसे थका दिया। सामान्य परिस्थितियों में इन्विगोरेशन उसकी ऊर्जा को लगातार बहाल करता, हालांकि भंवर के कारण विश्व ऊर्जा उसके और व्यापारी के बीच फंस जाती, जो उसके कोर को फिर से भरने में असमर्थ रहती। ऐसी स्थिति में थिल टीएफ 5 मंत्र का उपयोग करने वाले एक नकली मेज से अलग नहीं था। मैं अब और नहीं कर सकता प्रोफेसर, आप इसे आजमा सकते हैं। थिल हर शब्द पर हौंफ रहा था।
उसका चेहरा प्रयास से पीला और पसीने से तर था। केवल टियर 5 मंत्रों का उपयोग करें, अन्यथा आप उसे मार देंगे, उसने मनोहर को चेतावनी दी। तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं है बच्चे, कोई कम शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग क्यों करेगा? प्रोफेसर ने इसे ऐसा बना दिया जैसे टियर 4 और उससे नीचे के मंत्र केवल मामूली खेल हों। जैसे ही उनके हाथों ने आवश्यक संकेतों को पूरा किया, उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। मनोहर ने महसूस किया कि कुछ उसकी मैना चुराने की कोशिश कर रहा है और तदनुसार प्रतिक्रिया दी। यह उसकी पहली लड़ाई नहीं थी, लेकिन उसने पहले कभी इतने भयंकर प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। अचानक मनोहर अभिमानी, ऊबा हुआ या उत्साहित नहीं लग रहा था। अपने जीवन में पहली बार हीलिंग का देवता एक भटका हुआ विचार रखने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे। जो आमतौर पर उसके लिए इतना स्वाभाविक आता था कि वह मामूली लगता था, अब एक कठिन कार्य था। आपको और कितना समय चाहिए? मैं थक रही हूं। जन की मांसपेशियां लगातार तनाव से दुख रही थी। दित्स्टा उसे कुछ जीवन शक्ति देना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका मंत्र कोई अच्छा करने से पहले ही बाधित हो जाएगा। चिंता मत करो, मेरा काम हो गया, मनोहर ने महिला से दूर हटते हुए कहा। जन की सुइयों ने उसके शरीर को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी हिल सकता था। ये भय और पीड़ा के मुखौटे में बदल गया जब प्रोफेसर ने उसके पेट से एक पीला गोला, येलो स्फीयर, निकाल लिया, जिससे वो मौके पर ही मर गई। क्या उसने अभी अभी उसके शरीर से उसका मैनाकोर बाहर निकाल लिया? लित ने अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए पूछा। हाँ, मेरा मतलब है नहीं। सोलस नहीं जानती थी कि क्या उत्तर दे। ए चुनो, धिक्कार है। नहीं, उसने नहीं निकाला। उसका कोर नारंगी ऑरेंज था, पीला नहीं। जो भयानक है वह यह है कि भंवर पैदा करने वाले पदार्थ का पता लगाने के बाद मनोहर ने इसे निकालने से पहले एक ही स्थान पर ले जाने के लिए इसके प्रभावों का फायदा उठाया। हमने अभी जो देखा वो उसके जीवन के सार, लाइफ एसेंसेस से बने भंवर को जीवन शक्ति और मैना की कई परतों में लपेटने के बाद उसे इकट्ठा करना था। वो गोला उसका कोर नहीं है, लेकिन यह उसके जैसा दिखता है क्योंकि यह उस बेचारी महिला के जीवन के सार से बना है। क्या आपने अभी उसे मार डाला? जन को अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था, फिर भी वह जानती थी कि जवाब जो भी हो वह उसे पसंद नहीं आने वाला था। बिल्कुल, इन बेवकूफ एरेस के कारण मैं नमूने को अपने आयामी ताबीज, डायमेंशनल एम्यूलेट के अंदर संग्रहित नहीं कर सकता। अगली सबसे अच्छी चीज नमूने को इसे खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त जीवन शक्ति के साथ इकट्ठा करना था, और मैंने यही किया। मनोहर ने कंधे उचकाए। किसका नमूना? जन ने पूछा। अच्छा सवाल है। उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसा था जिसने उसे मैना सोखने की अनुमति दी। इसलिए वो इतने सारे मंत्र पढ़ सकती थी और इसलिए उसके जैसे लोग मंत्र की चपेट में आने पर मर जाते हैं। ये सिर्फ मैना विषाक्तता है, उसने समझाया। क्या उसे मारना वास्तव में आवश्यक था? मुझे उसे जीवित पकड़ने और उससे ये पता लगाने की उम्मीद थी कि उसने अपनी शक्तियां कैसे प्राप्त की। ये समय की बर्बादी होती। मनोहर ने आपत्ति जताई। उसका शरीर मैना के ओवरलोड से ढहने वाला था। इस तरह कम से कम हमने मरती हुई महिला की बड़बड़ाहट से ज्यादा कुछ हासिल किया। क्या होगा अगर हम यहां पहले पहुंच जाते? क्या तब आप उसे बचा पाते? उसने मनोहर और लित दोनों से पूछा। लित ने सिर हिलाया। वो लगभग ढहने से पहले महिला के सिस्टम में एक विदेशी पदार्थ की उपस्थिति की पहचान करने में बमुश्किल सक्षम था। अभी नहीं। सबकी उम्मीदों के विपरीत मनोहर का सामान्य अटूट आत्मविश्वास आज छुट्टी पर लग रहा था। मुझे नहीं पता कि यह किसी मंत्र, आर्टिफैक्ट या कीमिया, एल्केमी का परिणाम है, उसने अपने बाएं हाथ के ऊपर तैरते हुए चमकते गोले की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे जिस बात का यकीन है वो ये है कि नमूने का अध्ययन करने के बाद मैं समाधान खोजने में सक्षम हो जाऊंगा। लेडी एनास ने जली हुई इमारत के अवशेषों को देखते हुए आह भरी। उन्होंने इतना जोखिम उठाया और बदले में केवल कचरा मिला। आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग एसोसिएशन वापस जाएं और पता लगाएं कि हम आखिर किस चीज से निपट रहे हैं। तब तक मैं शहर के गार्ड को निर्देश दूंगी कि अगर दूसरा हमला होता है तो निर्मित मेजर्स से कैसे निपटना है। लित, टिस्टा और मनोहर ने निर्देशानुसार किया। हाथ में एक नया खिलौना होने के कारण मनोहर अपनी लैब नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वह इस पहेली का समाधान नहीं ढूंढ लेते। उन्होंने दोपहर का बाकी समय नमूने का अध्ययन करने में बिताया। एक पूर्ण विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उन्हें जो मिला वो कम से कम परेशान करने वाला था। अज्ञात पदार्थ के जादुई घटक इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। सिर्फ एक को छोड़कर, मानव ऊतक, ह्यूमन टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा जो तब तक बढ़ने में सक्षम था जब तक वो मैना पर भोजन करने में सक्षम था। दिलचस्प। ये वास्तव में निश्चित जादू है, जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी। मनोहर ने इसे विश्व ऊर्जा से अलग करने वाले एक लॉक्ड अरे के अंदर रखते हुए कहा। नमूना मैना क्रिस्टल से घिरा हुआ था जो उसे जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं। कृपया, आपने ये भी कहा था कि यह एक शापित वस्तु के बारे में था।
वो जो भी है वो वस्तु नहीं है। टिस्टा ने उसका मजा उड़ाया। शायद मैं गलत हूं। मनोहर ने आखिरी शब्द ऐसे उच्चारित किए जैसे कि वह अब तक का सबसे बुरा अपमान हो। और शायद नहीं, हम कल फिर से शुरू करेंगे। वो जारी रखना पसंद करते, लेकिन वे कर्फ्यू के लिए देर नहीं कर सकते थे। जन उन पर इतना भरोसा नहीं करती थी कि उन्हें इस तरह के संभावित खतरनाक नमूने के साथ अकेला छोड़ दे। एक बार जब टिस्टा और लित रात के खाने के लिए चले गए तो उन्हें भी लैब छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैसे आपने अपनी यात्राओं के लिए टेंट क्यों नहीं खरीदा? इस तरह आप हमेशा सो सकते थे, मैं ना गीजर हो या ना हो। वो या शायद आप खुद के लिए एक आर्टिफैक्ट बना सकते थे, टिस्टा ने पूछा। काश यह इतना आसान होता, लित ने आह भरी। मैं पागल, पैरानॉइड हूं, इसलिए मुझे माफ करना अगर कपड़े से बनी दीवार मुझे सुरक्षित महसूस नहीं कराती। मैं एक अरे सेट कर सकता हूं, लेकिन युद्ध के अलावा अन्य संरचनाओं के बारे में मेरा ज्ञान सीमित है। भले ही मैंने एक तकनीक सीख ली, लेकिन इसे पूरी रात चलाने के लिए मुझे बहुत सारे मैना क्रिस्टल की आवश्यकता होगी, वरना ये कुछ ही झटकों के बाद ढह जाएगा। मुझे आर्टिफैक्ट के बारे में शुरू मत करो। मैं अभी सबसे अच्छा जो कर सकता हूं वह है अपने उपकरणों की नकल बनाना। मेरे पास ऐसी चीज बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव की कमी है। मैं अपना पैसा नाली में भी फेंक सकता हूं। ये बहुत तेज होगा और मुझे वही परिणाम मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि कामिला मेरी बड़बड़ाहट के कारण नाराज होगी? मैंने आज सुबह बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। तुमने सच में की थी। लित का स्वर कड़वा हो गया। रात के खाने के बाद टिस्टा अपने कमरे में सोने चली गई जबकि लित ने जागे रहने का फैसला किया। वह थोड़ा चिंतित था क्योंकि कामिला अभी तक नहीं आई थी और वह जानता था कि कुछ गलत है। टिस्टा की सभी गलतियों के साथ भी कामिला अपने सामान्य स्वभाव की तुलना में बहुत अधिक तनावग्रस्त और दूर लग रही थी। 1 घंटे बाद ही वह आखिरकार होटल लौटी। उसकी मुस्कान जबरन थी और वह ऐसी लग रही थी जैसे वह टूटने के करीब हो। क्या आप रात के खाने के लिए कुछ ऑर्डर करना चाहती हैं? लित को इस बारे में थोड़ा अंदाजा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह उस पर बात करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहता था। हाँ, कृपया, मुझे बहुत भूख लगी है, उसने उसकी आंखों में देखे बिना उत्तर दिया। उन्होंने उसके भोजन से पहले और दौरान अपना दिन कैसे बिताया, इसके बारे में छोटी मोटी बातें करते हुए समय बिताया। लित ने मृत महिला या जीवित ऊतक टिश्यू का उल्लेख करने से परहेज किया क्योंकि माहौल पहले से ही उदास था। मुझे नहीं लगता कि इसे कहने का कोई अच्छा तरीका है, इसलिए मैं इसे बस कह दूंगी, कामिला ने कहा जब लित ने उसे एक कप चाय दी। वो उसके प्रति जितना दयालु था, उसे उतना ही बुरा लग रहा था। मुझे लगता है कि हमें चीजों को थोड़ा धीमा करना चाहिए। शायद हमारे रिश्ते के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए। क्या यह आपको ठीक लगेगा? उसने एक सांस में कहा, अपने सीने पर महसूस हो रहे बोझ को कम करने की कोशिश करते हुए। बिल्कुल नहीं, लित अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा तेजी से बोल पड़ा। मेरा मतलब है, आप जो भी फैसला लेंगी मैं उसका सम्मान करूंगा, लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि टिस्टा ने जो कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस मूर्खतापूर्ण बातचीत को याद करते हुए वो हंसी। उसकी मुस्कान और उसकी हंसी दोनों ने लित को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। तो फिर क्यों? ये जटिल, कॉम्प्लिकेटेड है। उसने अपनी डेस्क से दूर रहने के दौरान हर मिनट अपना मन बनाने की कोशिश में बिताया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जटिल यानी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, या मुझे नहीं पता कि क्या करना है जैसा? लित ने अस्पष्टता से नफरत की। उसने लटके रहने के बजाय स्पष्ट होना पसंद किया। दोनों, कामिला ने उत्तर दिया, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहे। लित ने कुछ देर विचार किया, ये सोचते हुए कि कामिला के मन में इतनी जल्दी ऐसा बदलाव क्यों आया होगा। उसे याद आया कि उसने उसे भी नहीं बताया था कि उसे उतरे क्यों भेजा गया था। उसके पास एकमात्र वास्तविक सुराग जिन्हीं के शब्द थे कि कामिला पर विश्वास करो, और उसने उन पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी। मुझे पता है कि हम एक दूसरे को बमुश्किल 2 हफ्तों से जानते हैं और तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने का कोई वास्तविक कारण नहीं है, लित ने कहा। इसलिए अगर तुम्हें कुछ एकांत स्पेस चाहिए क्योंकि तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ हुआ है, तो बस मुझे बताओ और मैं और अधिक पूछताछ प्राय नहीं करूंगा। फिर भी यदि सेना आर्मी का कोई व्यक्ति हमारे रिश्ते के बारे में तुम पर दबाव डाल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे जानने का अधिकार है, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं होगी बल्कि हमारी समस्या होगी। तुम्हें अकेले ऐसा बोझ उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये चाहे जिसके बारे में भी हो, जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा तब तक नहीं बनूंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। लित के शब्दों ने एक नस को छू लिया। कामिला की आंखें कमरे में इधर उधर भटकने लगी, लगभग इस उम्मीद में कि उसे स्वर्ग से कोई संकेत मिलेगा या कम से कम अपनी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा। उसने अपनी आंखों में देखने से पहले एक पल के लिए दरवाजे को घूरा। मैं अपनी समस्याओं से हमेशा के लिए नहीं भाग सकती, उसने सोचा।
अगर मैं सही हूं और कमांडर बेरियन ने मुझे यहाँ अपने मोहरे पॉन के रूप में भेजा है, तो मुझे लित के प्रति अच्छा होना चाहिए था, बहुत मुस्कुराना चाहिए था, और कमांडर के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ सोना भी चाहिए था। मैं वैसा नहीं बनना चाहती और नहीं मैं इस तरह सेना के रैंक्स में ऊपर जाना चाहती हूँ। शायद लित उतना अच्छा नहीं है जितना वह दिखता है, लेकिन कम से कम वह अब तक ईमानदार रहा है। अगर मुझे एक कठपुतली पपेट की तरह जीना है तो बेहतर होता कि मैं अपने परिवार से भी नहीं भागती। मैं डर के मारे अपनी गरिमा नहीं बेचूंगी। मैं खुद की इतनी ऋणी हूं। कामिला ने कांपने की पूरी कोशिश नहीं की जब उसने उसे ओथरे भेजे जाने से पहले बेरिन के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। फिर भी वह विफल रही। वह एक असंभव स्थिति में थी जहां उसे या तो अपनी नौकरी खोने के लिए मजबूर किया गया था, जो उसके जीवन में एकमात्र सुरक्षित ठिकाना था, या खुद को। लित ने बिना एक शब्द कहे या उसे सांत्वना देने की कोशिश किए बिना सुना। तो अब मैं फंस गई हूं, चाहे मैं कुछ भी करूं। अगर मैं हमारे बीच कोई दूरी बनाती हूं तो कमांडर समझ जाएगा कि मैं उसकी बात नहीं मान रही हूं और मुझे सजा देगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहती हूं तो मैं हमेशा खुद से पूछूंगी कि क्या मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं हमें एक मौका देना चाहती हूं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आज्ञा न मानने से बहुत डरती हूं। वह रोई नहीं और उसकी आवाज दृढ़ रही। फिर भी उसकी पीड़ा देखकर लित को कुछ अपराधबोध, गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन ज्यादातर वो गुस्से में था। उसने शांत होने और सोलस के साथ स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। तभी उसने उसे मृत महिला, जीवित ऊतक टिश्यू के नमूने और मनोहर के सिद्धांत के बारे में अपने संदेहों के बारे में बताया। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? उसने पूछा। क्योंकि एक हैंडलर के रूप में मैं तुम्हें वैसे भी यही बताता। मैंने इसका पहले उल्लेख नहीं किया क्योंकि मैंने देखा कि वह महिला जिसे मैं अपनी प्रेमिका बनने की आशा करता हूं, वो उदास महसूस कर रही थी और मैं उसके रात के खाने को वीभत्स, गोरी विवरणों से खराब नहीं करना चाहता था। उसने उत्तर दिया। मेरा मतलब तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं था। मुझे पता है कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शायद तुम्हें दो तरफा नेम टैग पहनना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि कब कामिला से बात कर रहा हूं और कब अपने हैंडलर से। वह अपने ही मजाक पर मुस्कुराया। धन्यवाद, मैं इस बारे में सोचूंगी। उसके होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़ गए जब उसने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा। उसने उसे पकड़ लिया, उसकी गर्माहट की सराहना करते हुए। उस पल वह कई चीजों के लिए आभारी थी। लित के लिए उस पर गुस्सा न होने के लिए, अतीत के बजाय वर्तमान काल में उनके बारे में बात करना जारी रखने के लिए, और बस उसके लिए मौजूद रहने के लिए बजाय उन वादों के जो वह निभा नहीं सकता था। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उस समय उसके पास बस इतना ही था। सबसे बढ़कर कामिला सही काम करने का साहस खोजने के लिए खुद की आभारी थी। उसका भविष्य अभी भी डरावना था, लेकिन चाहे जो भी हो वो उसका डटकर सामना करने में सक्षम होगी। अगली सुबह कामिला और लित लगभग एक ही समय पर जागे। स्वीट में एक से अधिक बेडरूम थे जिससे उन्हें अलग अलग सोने की अनुमति मिली। मेरी किस्मत के साथ ये केवल समय की बात है जब चीजें मेरे चेहरे पर फटने लगेंगी। मुझे हर रात आराम करने की जरूरत है ताकि इन्विगरेशन अपनी अधिकतम दक्षता एफिशिएंसी बनाए रखे, उसने सोचा। मैं उस चीज के बारे में सोचती रहती हूं जो मनोहर को बनाए गए जादूगर के अंदर मिली थी। सोलस ने उसका ध्यान कामिला की स्थिति से हटाने की कोशिश की। वह आसानी से लित की भावनाओं से संबंधित हो सकती थी। उन दोनों के अंदर एक गहरा दुख था जो केवल अलगाव की निरंतर भावनाओं से और बढ़ गया था जो उन्हें सता रही थी। लित अपने सभी रहस्यों के कारण, सोलस क्योंकि उसका अपना कोई जीवन नहीं था। समय के साथ यह उनके शरीर का उतना ही हिस्सा बन गया था जितना कि उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाला मैना माना। किसी को जादुई शक्तियां क्यों दे, खासकर यदि वे अपने उपयोगकर्ता के लिए उतने ही खतरनाक हों जितने कि वे अपने आसपास के लोगों के लिए हैं। सोलस को, लित ने उत्तर दिया। बिना सोचे समझे कहूं तो अराजकता पैदा करने के लिए, कृत्रिम अवेकन लोगों को जन्म देने के लिए, या अपने आप पर उपयोग करने से पहले प्रयोगशाला के चूहों लैब रैट्स पर एक फॉरबिडन स्पेल का परीक्षण करने के लिए। यही मैं करूंगा। चर्चा एक सेकंड से भी कम समय में सैद्धांतिक से परेशान करने वाली हो गई थी। सोलस अच्छी तरह जानती थी कि लित ऐसी चीजों के बारे में बात करते समय कितना गंभीर था। उसके मन में वह अब अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए बेरियन को बार बार मार रहा था। सौभाग्य से, इससे पहले कि उसकी जीवंत कल्पना एक पूरी डरावनी फिल्म स्लैशर मूवी निर्देशित कर पाती, टिस्टा ने दरवाजे पर दस्तक दी। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूं दोस्तों, लेकिन कल हुई उन सभी घिनौनी चीजों के साथ मुझे या तो कुछ साफ चाहिए या मुझे नाश्ता छोड़ना होगा। पुराने ठरकी लोगों, क्रीप्स और मनोहर के बीच मेरा बेचारा पेट अभी भी कलाबाजियां खा रहा है। उसने देखा कि दोनों बिस्तर नहीं बने, अनमेड थे। मेरी पसंदीदा मालकिन मिस्ट्रेस कैसी है? मुझे तुम्हारी उस चकाचौंध भरी मुस्कान की जरूरत थी जिसके बारे में मेरा भाई कल हमेशा बात करता रहता है। टिस्टा को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच क्या गलत था।
अपराध बोध की एक हल्की भावना ने उसे अपनी पिछली भूलों को सुधारने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। मालकिन से तुम्हारा क्या मतलब है? कामिला धीरे से हंसी। वो कुछ साफ पाकर खुश थी। लित के साथ अकेले रहना थोड़ा अजीब था, जो कल रात हुआ था और जो नहीं हुआ था उसके बीच। वो उसे स्वीट में सोने देने के लिए सहमत हो गया था ताकि बेरियन को संकेत न दिया जा सके कि वो उसके नियमों से नहीं खेलने वाली थी, और उसे सोचने के लिए कुछ समय दिया। टिस्टा ने उसे समझाया कि वह आमतौर पर लोगों को यह विश्वास दिलाकर कैसे धोखा देती थी कि वह लित की पत्नी थी ताकि उसे परेशान न किया जाए। कुछ लोग भाई की घूरती आंखों का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर होते हैं, लेकिन एक पति बहुत अधिक डरावना होता है। उसने आंख मारी। तो इस ढूंढ मैस्करेड को जारी रखने के लिए मैंने तुम्हारा कमरा तुम्हारे नाम पर बुक किया, और अब होटल कर्मचारी सोचते हैं कि तुम उसकी मालकिन हो। कल तुम्हारे यहां आने ने काफी प्रभाव डाला। कामिला थोड़ा शर्मा गई और दिल खोलकर हंसी। ओह देवताओं, इसलिए रिसेप्शनिस्ट मुझे अजीब तरह से देख रहा था। टिस्टा में निश्चित रूप से मुझे शर्मिंदा करने की प्रतिभा है। फिर भी जितना अधिक समय वो दोनों भाई बहनों के साथ बिताती थी, उतना ही कम वो अकेला महसूस करती थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवेल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पाहों से पूछताछ करने में बिताई, लेकिन न तो जिरनी की बुद्धिमानी और न ही टिस्टा के आकर्षण ने कुछ ऐसा खोजने में कामयाबी हासिल की जो जांच को आगे बढ़ा सके। गबन, एम्बेजलमेंट, अवैध जुआ, चोरी का माल बेचना, ये सभी चीजें आज के दिन को शानदार बना देती यदि वे मौजूदा कार्य के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक न होती। जिरनी निराशा में बड़बड़ाई। जले पर नमक छिड़कने के लिए कल व्यापारी को हराने के बाद से कोई बनाया गया जादूगर मेज दिखाई नहीं दिया था। इसने उन्हें क्वारंटीन अरे के अंदर अभी भी रखे गए नमूने स्पेसिमेन के पीछे के रहस्य को सुझाने का केवल एक मौका दिया। क्या तुमने उस मीटबॉल से कुछ उपयोगी सीखा? उसने मनोहर से पूछा। बहुत सी बातें। पहला, इसे जीवित रखने के लिए माना और मांस की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह उपभोग किए गए मांस को अपने मांस में बदलने के लिए माना के एक हिस्से का उपयोग करता है और बाकी को किसी तरह जमा कर लिया जाता है। तीसरा, लफ। उसने उसे बीच में ही काट दिया क्योंकि मनोहर उपयोगी भाग को समझने में असमर्थ लग रहा था। ज्यादा कुछ नहीं। हम जानते हैं कि जिसने भी इसे बनाया है वो एक प्रतिभाशाली जीनियस व्यक्ति है और वे फॉरबिडन मैजिक का उपयोग करते हैं। अब तक हमारे पास इसके उद्देश्य या इसके स्रोत को ट्रैक करने के बारे में कोई सुराग नहीं है, उसने उत्तर दिया, जिससे उसने आ भरी। अभी हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। तुम तीनों लैब में वापस जाओ और कृपया मुझे अच्छी खबर सुनाओ। मेज फेलहोन और मुझे मार्क्विस लैंजा, ओथरे के शासक, द्वारा बुलाया गया है। वो हमारे परिणामों से बहुत खुश नहीं लग रहे हैं। क्या वो सचमुच हमसे एक दिन में मामला सुलझाने की उम्मीद कर रहे थे? वो हमसे घास को सोने में बदलने की मांग क्यों नहीं करते? टिस्टा ने व्यंग्यपूर्वक कहा। हमारे आगमन से पहले वो वही थे जिन्हें क्राउन ने चल रहे संकट के लिए जवाबदेह ठहराया था। मुझे लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति हम पर दोष मढ़ने और समस्या से अपना हाथ धोने के लिए उत्सुक है। मुझे जानकारी देते रहना, मैं भी वैसा ही करूंगी। जैसे ही वे मार्क्विस के कार्यालय में पहुंचे, जिरनी और डोरियन दोनों को स्पष्ट अंदाजा था कि क्या उम्मीद की जाए। फेलहोन, तुम्हारे विशेषज्ञों का क्या फायदा? 24 घंटों से भी कम समय में उन्होंने मेरी महीनों की कड़ी मेहनत बर्बाद कर दी। क्राउन को इसकी सूचना दी जाएगी और मेरा विश्वास करो, वे प्रसन्न नहीं होंगे, लैंजा ने अपनी काली मूंछों को सहलाते हुए कहा। मार्क्विस 50 के दशक के उत्तरार्ध में एक व्यक्ति था, लगभग 1.67 मीटर 5 फीट 6 इंचेस लंबा, धूसर, ग्रेइंग, काले बालों और एक चौड़े पेट के साथ जो अच्छे भोजन के प्रति उसके प्रेम का प्रमाण था। कड़ाके की ठंड और खुली खिड़की के बावजूद उसे पसीना आ रहा था। उसके शरीर की अत्यधिक चर्बी ने लेडी अर्नेस्ट को मन बनाने में मदद की। आज मैं दोपहर के भोजन में भुना हुआ सूअर का मांस, रोस्टेड पोक खाऊंगी, उसने सोचा, जबकि वह विचार कर रही थी कि उसके भोजन के लिए कौन सा साइड डिश बेहतर अनुकूल है, जबकि वह उसके चिल्लाने को सुनने का नाटक कर रही थी। कम से कम जब तक मैंने जांच की निगरानी की, तब तक बनाए गए जादूगरों को संभालते समय होने वाला अतिरिक्त नुकसान, कोलैटरल डैमेज, न्यूनतम था। तुमने दिन के उजाले में एक अकेले को पूरी इमारत जलाने की अनुमति दी। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने कितने जीवन नष्ट कर दिए हैं? या तुमने कितनी दहशत पैदा की है? उसने सफेद झूठ बोला। बनाए गए जादूगरों ने पहले ही काफी नुकसान किया था और उनके पीड़ितों की संख्या दोहरे अंकों, डबल डिजिट्स तक पहुंच गई थी। मार्क्विस के संकट प्रबंधन में एकमात्र अंतर यह था कि बनाए गए जादूगर पहले स्पेल पर ही मर जाते थे और पीड़ितों को चुप्पी साधने के लिए मजबूर किया जाता था। सर्दी आ रही है और मेरे पास 6 परिवार हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, बिना रहने की जगह के भी। व्यापारी मेरे पास दावा करते हुए आए कि आग ने सैकड़ों चांदी के सिक्कों के मूल्य का माल नष्ट कर दिया है। इसके लिए कौन भुगतान करने जा रहा है?
मार्क्वस की आवाज आक्रोशित थी, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। उनकी विफलता जितनी बड़ी होगी, मेरी तुलना में उतनी ही नगण्य लगेगी, उसने सोचा। एसोसिएशन सभी खर्चों को कवर करेगी, डोरियन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे शर्त है कि उस पैसे का एक अच्छा हिस्सा उसकी जेब में जाएगा। उसने वास्तव में यही सोचा था। ये कम से कम इतना तो है जो आप कर सकते हैं, मार्क्वस ने कहा। आपकी अक्षमता ने ओथरे के प्रतिष्ठानों को अपार नुकसान पहुंचाया है। अब हर कोई बनाए गए जादूगरों के बारे में जानता है। लोग इतने डरे हुए हैं कि वे अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय पूरे दिन घर पर रहना पसंद करते हैं। यहां तक कि मेरी बेचारी माइना को साप्ताहिक गाला रद्द करना पड़ा जो हम अपने घर में आयोजित करते हैं, क्योंकि हमारा एक भी दोस्त आने को तैयार नहीं है। मुझे पता है कि आप परेशान हैं, पिताजी, लेकिन आप इन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। माइना कमरे में दाखिल हुई। उसके पीछे एक नौकरानी, हाउसमेड, भी थी। वो 20 के दशक की शुरुआत में एक आश्चर्यजनक युवती थी, जिसके हल्के भूरे, चेस्टनट बाल और नीली आंखें थी। माइना अपने पिता जितनी ही लंबी थी। उसने एक तन पीली शाम की पोशाक, इवनिंग ड्रेस, पहनी थी जो उसके मुलायम शरीर के आकार, कर्व्स पर जोर दे रही थी। यह क्या बला है? माइना के आगमन ने जिरनी की उस आंतरिक बहस को बीच में ही रोक दिया कि उसके भोजन के साथ कौन सी शराब सबसे अच्छी रहेगी। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्हें सुंदरी और सुअर की कहानी से बाहर निकाला गया हो। एकमात्र उचित स्पष्टीकरण यह है कि वह गोद ली गई है। लोगों के रोजाना लापता होने और नीले स्तंभों द्वारा हमारे साथियों की बलि लेने के बीच हमारे सामाजिक दायरे के अधिकांश सदस्य हफ्तों पहले ओथरे छोड़ चुके हैं। यहां तक कि हमारे दोस्त भी आपके कौशल पर भरोसा नहीं करते हैं। मेज फेलहोन संदेह के लाभ, बेनिफिट ऑफ द डाउट, के पात्र हैं। माइना ने गुस्से वाले लहजे में कहा। निश्चित रूप से गोद ली गई है, जिरनी ने सोचा। लेकिन कद्दू, पंपकिन। मार्क्वस शर्मिंदगी से लाल हो गया। कोई लेकिन नहीं, पिताजी। क्या आपने उन्हें काउंट ज़ोल्वर के बारे में बताया है? उसने उसे बीच में ही काट दिया। नहीं, उसने नहीं बताया। तुम्हें क्यों लगता है कि उसे बताना चाहिए था? जिरनी ने पूछा। काउंट ज़ोल्वर एक पागल है। वह अपने परिवार में इकलौता है जो बिना किसी जादुई शक्ति के पैदा हुआ था। वह हमेशा से अपने भाई बहनों की तरह शक्तिशाली बनने के सपने के प्रति जुनूनी रहा है। उसने जादूगरों, एल्केमिस्ट और हर उस ढोंगी, शार्लटन को भुगतान करने के लिए एक छोटी संपत्ति बर्बाद कर दी जिसने उससे वादा किया था कि वे जादू के लिए उसकी प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं। जब मैंने सुना कि आम लोग अचानक शक्तिशाली जादूगरों में बदल रहे हैं, तो वो पहला संदिग्ध था जो मेरे मन में आया। फिर भी मेरे पिता ने भी मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि ज़ोल्वर घराना उनके सबसे वफादार दरबारियों, रिटेनर्स, में से है। अपनी जबान पर लगाम लगाओ, युवा मिस। मार्क्वस ने अपना जोश वापस पा लिया था। मैं तुम्हें अपने पिता या हमारे प्रिय मित्रों की निंदा करने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें एक अभागे सज्जन के लिए कोई दया नहीं है। अपने कमरे में जाओ, अभी। माइना और नौकरानी मार्क्वस के कार्यालय से बाहर चली गईं, लेकिन उससे पहले युवती ने गलती से मार्क्वस की मेज को टक्कर मार दी और उसके दस्तावेजों पर एक स्याही की दवात, इंकवेल, गिरा दी। घंटों की कड़ी मेहनत एक पल में खत्म हो गई और माइना चली गई। जिरनी और डोरियन ने मदद के लिए लोन्जा की हताश गुहारों को नजरअंदाज किया और काउंट के बारे में अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए कार्यालय के बाहर युवा मिस का पीछा किया। इस बीच मेज एसोसिएशन की भूमिगत प्रयोगशाला, अंडरग्राउंड लैब, में 3 हीलर्स जीवित ऊतक, टिश्यू, का अध्ययन करते रहे। जिस क्षण उन्होंने इसे क्वारंटीन अरे से हटाया था, इसने अपना विकास फिर से शुरू कर दिया था। ये शिकार, गेम के हर टुकड़े के साथ बड़ा होता जा रहा था जिसे वे अपने परीक्षणों के दौरान उसे खिलाने के लिए मजबूर थे। मुझे लगता है कि इसे फिर से सील करना एक अच्छा विचार होगा, टिस्टा ने कहा। इसकी विकास दर कल की तुलना में बहुत तेज है। कुछ बहुत गलत है, बकवास, मनोहर ने उत्तर दिया। हमारे पास जितने अधिक नमूने, स्पेसिमेन, होंगे, हम उतने ही अधिक प्रयोग कर सकते हैं। बिना किसी मेजबान, होस्ट, के यह चीज शक्तिहीन है। एक अच्छा हीलर हमेशा सतर्क रहता है, लेकिन अज्ञात से भी नहीं डरता। जैसे ही मनोहर ने अपनी बात खत्म की, जीवित ऊतक, जो अब एक छोटे कुत्ते जितना बड़ा था, छटपटाने और मुड़ने लगा जब तक कि उसने केवल नसों और मांसपेशियों से बना एक मानव जैसा आकार नहीं ले लिया। अज्ञात से। इसके कृत्रिम मुंह ने एक आवाज के साथ प्रतिध्वनि की जो प्रोफेसर की आवाज के समान थी। जबकि मनोहर ने नमूने को वापस क्वारंटीन अरे के अंदर रखने के लिए बिजली की गति, ब्रेकनेक स्पीड, से T5 स्पेल किया, जीवित ऊतक ने फिर से रूप बदल लिया। जीवित ऊतक ने जो नया रूप धारण किया था, वह एक बिना विशेषताओं वाले मानव सिर का था जिसकी गर्दन पतली थी और जो बाएं कंधे की रूपरेखा के साथ समाप्त होती थी। ये लत को एक टूटे हुए पुतले, मैनेकन, की याद दिलाता, अगर इसकी नीली आंखें चमक नहीं रही होती। ये बुरा है, उसने कहा। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन मैंने नीली आंखें केवल नेक्रोमांसी की कलाओं के दौरान देखी हैं। अगर मैं सही हूं और सिद्धांत वही है, तो हम पर नजर रखी जा रही है।
सिर के होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए, जिससे लत के संदेह की पुष्टि हो गई। मनोहर ने अपना स्पेल पूरा कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शानदार। एसोसिएशन के एरेस के बावजूद रिमोट कंट्रोल। प्रोफेसर ने वह अभिमंत्रित ट्रे, एन्चांटेड ट्रे ली जिस पर नमूना रखा गया था, ताकि उसे फिर से क्वारंटीन अरे के अंदर बंद किया जा सके। अचानक कटी हुई गर्दन और कंधे से मांस के पतले तंतु, टेंड्रिल्स निकले, जो उसकी बाहों के चारों ओर लिपट गए। कुछ नहीं हुआ फिर से। और मनोहर उस चीज की हैरान अभिव्यक्ति पर मुस्कुराया। तंतुओं ने उसकी बाहों को छोड़ दिया और सीधे उसके चेहरे की ओर बढ़े, लेकिन मनोहर के चारों ओर प्रकाश की एक पतली बाधा, बैरियर, ने उन्हें उसकी त्वचा को छूने से रोक दिया। जैसा कि मैंने कहा, बिना किसी मेजबान के तुम शक्तिहीन हो। तुम पहली कीट, पेस्ट नहीं हो जिसका मैंने सामना किया है। मैं बस तुम्हारे इस रूप की सीमाओं का परीक्षण कर रहा था। तुम सचमुच उतने ही कष्टप्रद, अननोइंग और अहंकारी, एरोगेंट हो जितना वे तुम्हारे बारे में कहते हैं। सिर ने एक नर्म स्त्री स्वर में उत्तर दिया जो टिस्टा के समान था। चलो देखते हैं कि तुम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। टिस्टा और लत एक नकली जादू, फेक मैजिक स्पेल करने का नाटक करते हुए पीछे हट गए। दूसरी ओर मनोहर टस से मज नहीं हुआ। तुम सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। दरवाजा बंद है। मैंने हम तीनों की रक्षा की है और मैं अपने नमूने को मरने नहीं दूंगा। तुम, कृपया प्रोफेसर, मुझे जाने दो। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। चेहरा एक डरी हुई रोने वाली आवाज में चिल्लाया। हमेशा की तरह टिस्टा ने लैब के बाहर पहरा दे रहे जादूगरों पर काफी प्रभाव डाला था, जैसा कि मनोहर ने बिल्कुल अलग कारणों से किया था। जैसे ही उन्होंने टिस्टा को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना, उन्होंने सबसे बुरा मान लिया और सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट्स बुलाते हुए दरवाजा खोल दिया। तुम्हें बताया था कि वो एक कमीना, क्रीप है। तुम्हारे मुझ पर 20 तांबे के सिक्के बकाया हैं। मेज ट्रिवान ने अपने साथी मेज एसर से कहा। दरवाजा बंद करो, तुम मूर्ख। क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं व्यस्त हूं? मनोहर आक्रोश में चिल्लाया। उस चीज ने फिर से रूप बदल लिया था। टिस्टा की विशेषताओं को अपना लिया था और चेहरे का वो आधा हिस्सा पिघला दिया था जो गार्ड के सामने नहीं था। पिघले हुए मांस ने एक नंगा कंधा और एक हाथ का हिस्सा बना लिया था। इसके तंतु नमूने को नुकसान पहुंचाए बिना जीवित ऊतक से मुक्त होने के उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मनोहर के शरीर से चिपके हुए थे। तो गार्ड ने जो देखा वह एक अर्धनग्न युवती थी जिसका शरीर प्रोफेसर के पर्याप्त लबादे, रोब से ढका हुआ था और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। मेरी मदद करो। उसने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। सिर सुबकने लगा, जिससे दोनों गार्ड पागल हो गए। उन्होंने अपने हमशक्ल डॉपलगैंगर को डर के मारे घूर रही असली टिस्टा को पीछे खड़े देखा भी नहीं। अच्छी कोशिश है, लेकिन कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि विश्वास करे। मनोहर को हवा के दो भारी उच्च दबाव वाले झटकों, विंड ब्लोज, ने बीच में ही रोक दिया, जिसने उसे पास के एक स्तंभ से टकरा दिया और उसे बेहोश कर दिया। ये टियर 3 स्पेल सॉफ्ट ब्लास्ट था, एक गैर घातक वायु जादू, नॉन लीथल एयर मैजिक, जो बंधक स्थितियों के मामले में तैयार किया गया था। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि टिस्टा और लिद के पास प्रतिक्रिया करने के लिए मुश्किल से समय था। सिर मनोहर के शरीर से उछला और अब सुस्त गार्ड की ओर भागा। लत ने स्पिरिट मैजिक के साथ उसे पकड़ने का प्रयास किया, जबकि टिस्टा ने उसकी प्रगति को रोकने के लिए 10 सेंटीमीटर 4 मोटी मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी। जैसे ही उसने माना तंतुओं के दबाव को महसूस किया, उस चीज ने उनसे बचने के लिए खुद को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया और बाधा की ओर बढ़ी। छोटे हिस्से टिस्टा के जादू के अंदर फंस गए, लेकिन प्रभाव ने कई दरारें पैदा कर दी और इसकी संरचना को इतना कमजोर कर दिया कि 2 सबसे बड़े टुकड़ों को दीवार के दूसरी तरफ पहुंचने की अनुमति मिल गई। वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? लत ने टूटी हुई बाधा को विस्मय से देखते हुए सोचा। वो चीज पूरी तरह से विश्व ऊर्जा, वर्ल्ड एनर्जी से भरी हुई है। पहले व्यापारी और बाद में हमारे प्रयोगों ने उसे मन भर भोजन करने की अनुमति दी। क्या तुम्हें मनोहर के शब्द याद हैं? आधा माना शुरू से ही जमा था, सोलस ने समझाया। टिस्टा ने समय बर्बाद नहीं किया और दीवार को अंदर ही अंदर विस्फोट, इम्प्लोड कर दिया, जिससे उसके अंदर अभी भी फंसे हुए सभी टुकड़ों को नष्ट कर दिया गया और एक ही बार में उनके देखने का रास्ता साफ हो गया। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। जीवित ऊतक ने जादूगरों को अपने मेजबान, होस्ट में बदल दिया था और दोनों शरीरों को एक में मिला रहा था। लानत है, हम अपने नमूने को अलविदा कह सकते हैं, लत ने अज्ञात दुश्मन को कोसा। उस चीज ने एक मैजिकल बीस्ट को एक जादूगर जितना मजबूत बना दिया। मैं ये पता लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता कि यह एक सभ्य कोर वाले किसी व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है। गार्ड दोनों के पास ब्राइट ग्रीन कोर्स थे, सोलस ने सोचा। मुझे नहीं पता कि एक शरीर में 2 माना कोर्स कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन जो पहले हुआ उसके आधार पर यह ब्लू कोट जादूगर से लड़ने जैसा होना चाहिए। टिस्टा, मैं ऊपर वार करूंगा, तुम नीचे वार करना। हमें
युद्ध की तपिश में लत पूरी तरह से भूल गया था कि उसकी बहन ने कभी अबोमिनेशन, बालकों के अनडेड में से एक या उन राक्षसों में से किसी को नहीं देखा था जो वर्षों से उसका मुख्य काम रहे थे। तिस्ता भूत की तरह पीली पड़ गई थी। दोनों जादूगरों के शरीर से अपनी नजर हटाने में असमर्थ थी क्योंकि वे अंदर से बाहर की ओर मुड़ रहे थे। उनकी हड्डियां टूट गईं और आपस में जुड़कर मोटे अंग बन गए। उनका मांस फट रहा था और बाहर की ओर निकल रहा था, और जब भी कोई रक्तवाहिका, ब्लड वेसल, बढ़ते हुए दबाव को सहन करने में असमर्थ साबित होती तो खून की धार फूट पड़ती, बस एक पल बाद ठीक होने के लिए। लित ने मनोहर की ओर देखा, जो अभी भी फर्श पर था और उसके सिर के नीचे खून का एक छोटा सा पूल बन रहा था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लत की अपनी आवाज का उपयोग करते हुए बाएं सिर ने कहा। चलो खेलते हैं, दाहिने सिर ने कहा, मनोहर की आवाज को और भी अधिक कष्टप्रद बनाने के अविश्वसनीय कार्य को पूरा करते हुए। काउंट लैंजा की हवेली बाहर का गलियारा सुखद रूप से गर्म था। आपके आरोप काउंट ज़ोल्वर को कुछ गंभीर संकट में डाल सकते हैं। आपको इतना यकीन क्यों है कि वह बनाए गए जादूगरों के पीछे हो सकता है? जिरनी ने पूछा। तुम उसे वैसा नहीं जानते जैसा मैं जानती हूं। भले ही वह अपने पिता के कार्यालय से दूर थी, माइना लांजा अपने साझा अतीत को याद करते हुए कांप गई। आयरक हमेशा से माचिस के बिना आग जलाने में सक्षम किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या करता रहा है। वो केवल प्रतिभावान ही नहीं है, वो घरेलू जादू, चौ मैजिक का भी उपयोग नहीं कर सकता। वर्षों के दौरान ईर्ष्या नफरत में बदल गई। यह इस हद तक पहुंच गई है कि उसने अपने कर्मचारियों को जादू का उपयोग करने से मना कर दिया है। पिछली बार जब मैं उससे मिलने गई थी तो आयरक ने एक गिलास पानी बनाने के लिए एक खानसामा, बटलर, को लगभग पीट पीट कर मार डाला था। उसकी सुंदर नीली आंखें नम हो गईं। वो एक पागल की तरह चिल्ला रहा था, अपने सम्मान को बहाल करने के बारे में बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में एक उन्मत्त, फीवरिश चमक थी, जैसे वह पागल हो गया हो। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हम आयरक ज़ोल्वर से मिलने जाएंगे, जिन्नी ने कहा। इन शब्दों पर माइना ने विदा लेने से पहले कृतज्ञता से भरी नजर के साथ उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम, कर्टसी किया। माइना के साथ आई नौकरानी अपनी मालकिन के पीछे जाने से पहले हिचकिचाई। जिरनी ने यह नहीं छोड़ा था कि कैसे नौकरानी पूरी बातचीत के दौरान उसके कांस्टेबल बैज को घूरती रही थी, और न ही यह कि उसने खुद को बोलने से रोकने के लिए एक से अधिक बार अपने निचले होंठ को काटा था। लेडी अर्नज ने कोने के पास गायब होने से पहले उसे पकड़ लिया। क्या आप कुछ और कहना चाहेंगी, मिस? जिरनी ने पूछा। नौकरानी घबराकर पीछे मुड़ी, जवाब देने से पहले यह सुनिश्चित किया कि कोई नजर में न हो। कृपया मार्क्वस की बात न सुने, वो आपको कहानी का केवल आधा हिस्सा बता रहे हैं। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।